अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिया अनवर और आप देख रहे हैं PSX खबरनामा। सबसे पहले आज की अहम खबरें। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज मुनफी रुझान देखा गया। 100 इंडेक्स में 718 पॉइंट्स की कमी हुई। PSX बेंचमार्क 100 इंडेक्स इस कमी के बाद कारोबार के इख्तिताम पर 1,18,971 पॉइंट्स पर बंद हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 281 रुपए 90 पैसे का हो गया। इंटरबैंक में आज कारोबार के दौरान अमरीकी डॉलर 13 पैसे महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 13 पैसे बढ़कर 281 रुपए 90 पैसे का हो गया। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत पर कार्बन लेवी लगाने की तैयारी कर ली। जराये के मुताबिक IMF के साथ बातचीत में 5 रुपए कार्बन लेवी आयद करने पर इत्तफाक किया गया है। आइंदा माली साल फी लीटर पेट्रोलियम लेवी 100 रुपए से जायद करने की तजवीज़ पेश की गई है। इस्तेमाल शुदा गाड़ियों पर नई गाड़ियों के मुकाबले में 40% से ज्यादा टैक्स आयद होगा। IMF ने साबका पाटा के लिए दी गई टैक्सेस छूट खत्म करने का मुतालबा किया है। रेवेन्यू बढ़ाने के लिए सनतों को फाल करना पड़ेगा। साबिक वजीर सनत और तिजारत हुमायूं अख्तर का कहना है कि पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा सोर्स ऑफ रेवेन्यू इंडस्ट्रीज हैं। रेवेन्यू बढ़ाने के लिए सनतों को फाल करना पड़ेगा। जो इंडस्ट्रीज खसारे में हैं उनको प्राइवेटाइज किया जाए। आइंदा आने वाले सालों में टैरिफ कितना कम होगा? ड्यूटीज से मुतालिक इक़दामात नई कौमी टैरिफ पॉलिसीज 2025-30 के तहत होंगे। ज़राए के मुताबिक टैरिफ की औसत शरह आइंदा 5 सालों में 10.6% से कम होकर 7.4% हो जाएगी। हुकूमत आइंदा माली साल के दौरान कोई नई रेगुलेटरी ड्यूटी आयद नहीं करेगी। रवा माली साल पाकिस्तान की GDP ग्रोथ कितने फीसद रही? नेशनल अकाउंट्स कमेटी ने मुल्क की माशी सूरत हाल की रिपोर्ट पेश कर दी। ज़राए के मुताबिक रवा माली साल में GDP ग्रोथ का हदफ हासिल नहीं हो सका। ज़राए ने बताया कि रवा माली साल GDP ग्रोथ 2.68% रही। ज़राए का कहना है कि नेशनल अकाउंट्स कमेटी ने रवा माली साल के लिए अबूरी GDP ग्रोथ की मंजूरी दी। वाज़ेह रहे कि रवा माली साल के लिए GDP ग्रोथ का हदफ 3.6% मुकर्रर था। नेपरा ने कैप्को के सैफरी की पावर मुआहदे की मंजूरी दे दी। नेपरा ने सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी लिमिटेड, कैप्को और नेशनल ग्रिड कंपनी ऑफ पाकिस्तान लिमिटेड के दरमियान सैफरी की मुआहदे की मंजूरी दे दी है, जो कि कैप्को के पावर प्लांट से बिजली की फरोख्त को कंट्रोल करेगा। कैप्को ने इस पेशरफ से मंगल को पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को एक नोटिस के जरिए आगाह किया। सरकारी पावर प्लांट्स की नीलामी में अदम दिलचस्पी। मुजफ्फरगढ़ और फैसलाबाद के पावर प्लांट्स के लिए कोई बोली नहीं लगी। हुकूमत की जानिब से पुराने और नाकाबिल इस्तेमाल थर्मल पावर प्लांट्स की नीलामी के दूसरे मरहले को खातिर ख्वाह दिलचस्पी नहीं मिली, क्योंकि सिर्फ जामशोर थर्मल पावर प्लांट के लिए एक बोली मौसूल हुई, जबकि मुजफ्फरगढ़ और फैसलाबाद के पावर प्लांट्स के लिए कोई बोली जमा ना कराई गई। ये थी अब तक की अहम खबरें। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, लेकिन वहां जाने से पहले अगर आपने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में जाएं और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें, ताकि आप हमारे लाइव सेशन का हिस्सा बन सकें। और इसके साथ ही साथ नाज़रीन, जैसे कि आज की मार्केट के हवाले से मैं कहूँगी कि आज मार्केट में कोई इतनी कोई ख़ास परफॉर्मेंस नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद जो है बहुत सारे आइटम्स थे जिन्होंने परफॉर्म किया। और जो है आपके लिए जो कल की टॉपिक है वो है गरीब बात सीमेंट। जी हाँ, और जो है इसके साथ ही साथ आप लोगों के लिए PSMU लेकर आए हैं कोर्सेज। जी हाँ, जिनको करने के बाद आप स्टॉक मार्केट में एक भरपूर करियर स्टार्ट कर सकते हैं। जी हाँ, और जो है इन कोर्सेज के 4th बैच का आगाज़ अभी होने जा रहा है, क्योंकि अभी हमारा 3rd बैच जो है वो ऑनगोइंग है। तो जल्दी से जाएं और अपनी जाके जो है स्लॉट बुक करवाएं और जो है इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाएं।
अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू सेगमेंट एक्सपर्ट व्यू। और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद होते हैं टॉप लाइन सिक्योरिटीज के सीनियर रिसर्च एनालिस्ट। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ नशिद मलिक साहब की। और जो है उनसे हम जानेंगे मार्केट के हवाले से। तो चलें जी, लेट्स वेलकम है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले तो जो है आज की मार्केट के जो है मैं चाहूंगी कि आज मार्केट में काफी हमने देखा कि एक मंदी की सूरत हाल थी। किस तरह से मार्केट को देखते हैं, लेकिन कुछ मार्केट में परफॉर्मेंस भी हुई है कुछ आइटम्स की। तो उसके हवाले से आप क्या कहेंगे, और फिर कल की मार्केट को कैसा देख रहे हैं, थोड़ा सा इसके हवाले से बताइए। मार्केट देखें, जैसे मैंने कल भी बताया था शो में कि मार्केट नेगेटिव ही रहेगी और वही हुआ। मार्केट में असल में जो है ना एक मार्केट के ऊपर ना असल में बजट के काले बादल छाए हुए हैं। और थोड़ा सा जो है ये है कि जब तक बजट में क्लैरिटी नहीं आती कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो उसके बाद फिर अगला जो है वो लेग आएगा। तो फिर जो है हम देखेंगे कि परफॉर्मेंस आएगी आफ्टर बजट। अभी तो जरा मार्केट में हम्म। अगर आप देखें तो उसकी परफॉर्मेंस भी रेंज बाउंड रहेगी, यानी कि अप डाउन, किसी दिन अप किसी दिन डाउन। और उसके जो वॉल्यूम्स हैं वो मार्केट में पार्टिसिपेशन है जो है वो भी बहुत रिड्यूस हो गई है पिछले वीक के मुकाबले में या उससे पिछले वीक के मुकाबले में। यानी कि वॉल्यूम्स या वैल्यू वाइज भी मार्केट में काफी रिडक्शन आया, उसी वजह से लोग थोड़े से पीछे हटे हुए हैं मार्केट से हम्म। कंपैरेटिवली। सही। अच्छा सर, ये कल आपकी ही हाउस की न्यूज जो है कि उसमें जो मार्जिन फाइनेंसिंग है, उसमें हमने देखा कि ऑयल एंड गैस सेक्टर में जो है काफी ज्यादा जो है वो बाइंग हुई है। तो इसका क्या इम्पैक्ट आप देख रहे हैं कि अभी जो ये जो ऐसी करेक्शन नुमा मार्केट जो है, और अभी ये जो रोल ओवर का भी वीक है, इसके ऊपर क्या पड़ सकता है इसका? थोड़ा सा इसके हवाले से भी बताइए। मेरे ख्याल से यही है कि लोग देख रहे हैं कि वो सर्कुलर डेट के ऊपर कोई ना कोई पॉजिटिव न्यूज आएगी, तो उस वजह से लोग जो है बजट के ऊपर और बजट के आसपास वाले टाइम के ऊपर एक एक जो है ना बेट ले रहे हैं। एक रिस्क ले रहे हैं जो कि मे बी एक अच्छा है कि एक अच्छा रिटर्न प्रोवाइड कर सकता है। तो सही। और सर, 23 तारीख को आईएमएफ की जो बोर्ड मीटिंग है उसमें क्या क्या मामलात आपको लग रहे हैं कि क्या क्या सेटलमेंट हो सकती है, क्या मामलात हो सकते हैं, और उसका क्या इम्पैक्ट जो है वो मार्केट के ऊपर, क्या उन सारी न्यूज़ेस को, कौन सी न्यूज़ जो है आप समझते हैं कि वो एक गुड इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर पड़ेगा, और कौन सी न्यूज़ेस हैं जिनका एक बैड इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर पड़ सकता है उस मीटिंग के बाद? आईएमएफ से की बोर्ड मीटिंग नहीं है, आईएमएफ की जो है वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट से और टैक्स वालों से मीटिंग्स हम्म। चल रही हैं। जो है टैक्स वालों से ज्यादा गवर्नमेंट से, फाइनेंस मिनिस्ट्री से हम्म। बजट वगैरह के रिगार्डिंग मीटिंग चल रही है। सही। तो बजट से रिलेटेड जो भी प्रपोजल्स हैं आईएमएफ के, वो जब फाइनलाइज होंगे तो वो जो है न्यूज़ आना शुरू हो जाएंगी। तो वो एक चीज़ पॉजिटिव हो सकती है मार्केट के लिए कि अगर लोग एक्सपेक्ट बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी कर रहे हैं लेकिन पॉजिटिव न्यूज़ आ गई तो फिर जो है हम्म। मार्केट जो है वो पॉजिटिव। और जाहिर सी बात है, ये ऐसा टाइम होता है जिसके अंदर बहुत सारे रूमर्स भी फैलाए जा रहे होते हैं, गलत न्यूज़ भी चल रही होती हैं। तो हम्म। जब वो सारी रूमर्स, फेक न्यूज़ साइड पे होंगी और असल न्यूज़ सामने आएंगी तो फिर मार्केट जो है वो परफॉर्म करेगी। सही। सर, आज की मार्केट बहुत डाउन थी, लेकिन हमने देखा कि वेव्स ऐप ने परफॉर्म किया और अपर लॉक भी उसको लगा है। तो क्या कोई न्यूज़ थी इसमें, क्या वजह थी? क्योंकि काफी टाइम से ये बिल्कुल स्टक था। जी, वेव्स ऐप में डेवलपमेंट्स तो चल ही रही हैं। दूसरा ये कि काफ़ी हाई पॉसिबिलिटी है कि कुछ ग्रुप्स, बड़े ग्रुप्स इसमें घुसे हैं। तो वो जो है फिर परफॉर्मेंस ड्राइव कर सकते हैं स्टॉक के अंदर। सही। और जो है सर, कल की मार्केट वैसे तो आपने ऑल ओवर बता ही दिया कि इस वक्त रेंज बाउंड ही रहेगी मार्केट। कल की पर्टिकुलरली मार्केट को किस तरह से देखते हैं, और जो है आपकी फर्दर टॉपिक्स क्या सजेस्ट करेंगे? जी, आप यही है कि डिप्स के ऊपर बाय करें अच्छे स्टॉक्स। अगर हम्म। आपको डिप्स के ऊपर कोई भी अच्छे स्टॉक्स मिलते हैं, लकी सिस्टम्स, मेपल लीफ, फौजी सीमेंट, डीजी खान सीमेंट, कोई भी स्टॉक्स आपको इस टाइम के ऊपर अच्छे डिप्स पे मिलते हैं तो आप उनको कंपाइल करना शुरू करें। ओजीडीसी, पीपीएल, मारी,
सही, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया सर नशद आपका। और जो है नाज़रीन, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ और वहां पर हम मार्केट को देखेंगे टेक्निकली। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू द सेगमेंट एक्सपर्ट व्यू। और जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पर हम बात करेंगे मार्केट की टेक्निकली, और यहाँ पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं टॉप लाइन सिक्योरिटीज के हेड ऑफ कमोडिटीज। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मोहसिन हसन हाशमी साहब की। उनसे हम बात करेंगे, तो चलें जी, लेट्स वेलकम है। अस्सलाम वालेकुम सर। मैम सलाम। कैसे हैं आप? जी खैरियत सर, से? अल्हम्दुलिल्लाह। सर आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर सबसे पहले तो जो है आज मैं चाहूंगी कि पीएसएक्स को जो है आप सबसे पहले चार्ट के थ्रू जो है आज की मार्केट के हवाले से बताएं, और कल की मार्केट को कैसा देख रहे हैं, थोड़ा सा इसके हवाले से बताइए। हाँ जी, इसको हम देख लेते हैं चार्ट्स के ऊपर। हम्म। अच्छा जी, KSE 100 इंडेक्स की अगर बात करें तो आज हमने देखा कि इंडेक्स में तकरीबन जो है वो प्रॉफिटिंग देखने में आई। 718 पॉइंट मार्केट नेगेटिव बंद हुई है। और नेगेटिव हम देख सकते हैं तो यहाँ पर इसके कुछ की सपोर्ट एरियाज थे जो कि अब गोइंग फॉरवर्ड टेस्ट हो सकते हैं। मार्केट ने जो है वो थोड़ी सी प्रॉफिटिंग देखने में आई और हो सकता है मजीद गोइंग फॉरवर्ड यहाँ से जो है वो प्रॉफिटिंग मजीद कंटिन्यू हो। 18,000, 1,18,170 का इस वक्त फिलहाल जो है वो छोटे टाइम फ्रेम्स के अंदर देखें तो वो यहाँ पर एक सपोर्ट बनी हुई है। और उसके बाद अगर प्राइस होती है तो तकरीबन नीचे 1,17,000 100, और उसके बाद फिर इवेंचुअली 1,15,858। ये इसके क्रूशल पॉइंट्स है मार्केट के। तो तेजी ओवरऑल जब तक 1,15,800 के ऊपर है तो मार्केट में जो भी डिप आएगा वो करेक्टिव पुल बैक कंसिडर किया जाएगा। और वहां से मार्केट जो है, और खासतौर पे दो मूविंग एवरेजेस भी यहाँ पर हम देख सकते हैं, 13 और 26 EMA, जो कि मार्केट को फिलहाल सपोर्ट, काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट प्रोवाइड की हुई है। तो ओवरऑल जब तक इंडेक्स के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो यहाँ से जो है वो अपसाइड के टारगेट जो है वो जैसे ही 20,527 ब्रेक होगा इसके ऊपर क्लोज करते हैं इंडेक्स तो तकरीबन 21,655 और 22,500 ये इसके इंडेक्स के हमारे टारगेट्स होंगे। सही। और जो है सर, अब मुझे ये बताएं कि अभी कल की मार्केट आपको जो है कैसी लग रही है। और उसके अलावा जो है अभी हमारे साथ पार्टिसिपेंट्स हैं, हम उनके भी क्वेश्चंस लेंगे। जी, किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली आप लोग कर सकते हैं सर से। अच्छा, कल की मार्केट का आपने पूछा, मैंने अभी जैसे मेंशन किया कि 1,18,971 पे क्लोज हुई मार्केट। तो हायर पॉसिबिलिटी है कल के दिन जो है वो 1,18,180 की जो नीचे सपोर्ट है वो टेस्ट हो। अगर उसके नीचे मार्केट होल्ड करती है तो हम्म। फिर जो है वो चांसेस डाउन साइड के मजीद जो है वो बढ़ जाएंगे, जो कि तकरीबन 1,17,100 का एरिया जो है वो टेस्ट होने की प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाएगी। ठीक ठीक ठीक, सही। ओके, अच्छा जी, यहाँ पर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कर सकते हैं। चलें, क्वेश्चन आते रहेंगे सर। हम जो है डिस्कस कर लेते हैं सेक्टर को। हम आज ऑयल एंड गैस सेक्टर को जो है चाहेंगे कि थोड़ा सा डिस्कस करें, और उसमें कौन से जो है स्टॉक्स हैं जिनको आप देख रहे हैं कि उनकी उनमें एक पोटेंशियल है, तो थोड़ा सा वो भी डिफाइन कीजिए प्लीज। देखिए, यहाँ पर हम पहले बात कर लेते हैं PSO की, SNGP की। हम्म। और PSO से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। अच्छा, PSO के अंदर हो सकता है, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो प्राइस अभी काफी स्ट्रॉन्ग करेक्टिव पुल बैक आया। तकरीबन 430 के पास से जो है वो प्राइस के अंदर जो है वो एक डिक्लाइन आया। और इसने अपनी की सपोर्ट्स को ब्रेक करते हुए जो है वो तकरीबन 300 की जो है एरिया है वो जाके टेस्ट किया। वो 300 क्या सिग्निफिकेंस में यहाँ पर बताता चलूँ कि वो 300 का जो रीजन था वो बेसिकली यहाँ पर जो है वो एक तरह से इसका कह सकते हैं आपके जो एक काफी स्ट्रॉन्ग जो गैप था अराउंड, वो इसने फिल किया। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 323 की इसकी सपोर्ट थी। और जैसे ही यहाँ पर जो मार्केट ने जो उसकी ये सपोर्ट थी वो ब्रेक हुई, लेकिन इमीडिएटली नेक्स्ट डे जो है हमने देखा कि स्ट्रॉन्ग रिवर्सल आया इस रीजन से। और यहाँ पर जो तकरीबन 298 300 के बाद जो सपोर्ट थी वहां हम्म। पर प्राइस ने जो है वो इसको सपोर्ट बिल्ड करके जो प्रीवियस इसकी जो की एरिया था 323 उसके ऊपर ही आके क्लोज किया। और फिर जो ऑब्वियसली वो जो सीज फायर के बाद जो एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट आई थी तो उसके बाद हमने देखा कि फर्दर डिक्लाइन करके प्राइस 391 रुपए तक गई। तो ये जो तकरीबन 90 यानी ऑलमोस्ट 30% का राइज आ गया और एक बहुत ही छोटे टाइम फ्रेम के अंदर। तो पॉसिबिलिटी है कि प्राइस थोड़ी सी यहाँ से फर्दर मजीद ड्रॉप हो और ये जो यहाँ पर 372 से जो 350 का एरिया है ये एक दफे हो सकता है टेस्ट करे।
पीएसओ की प्राइस, और यहाँ से फिर उसके बाद कंसोलिडेट करके जो वो वापस हमें रिकवरी नजर आए। तो जैसे ही प्राइस 390 के ऊपर स्टेबल होगी तो हम यहाँ से एक इमीडिएट राइज देखेंगे तकरीबन इसका 410 से लेके 430 के रीजन के अंदर। और यहाँ पर जो हमें एक गैप नजर आ रहा है, ये जो तकरीबन फेयर वैल्यू गैप है, ये जैसे ही 390 ब्रेक होगा तो प्राइस काफी तेजी से रू करेगी इस गैप को फिल करने के लिए। सही। और सर नेक्स्ट कौन सा आप बताएंगे? एसएनजीपी के ऊपर बात करते हैं, एसएनजीपी ओके, देख लेते हैं। ठीक है। अच्छा, एसएनजीपी के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पर भी एक स्ट्रॉन्ग करेक्शन आई मार्केट के अंदर, और यहाँ पर जब एक स्ट्रॉन्ग करेक्शन आई तो उसके बाद जो है वो एक रिकवरी भी फिर हमने देखी। और जो यहाँ पर हम देख सकते हैं तकरीबन 105 के पास जो यहाँ पर एक मार्केट ने इसकी सपोर्ट बनाई हुई थी, और उसके बाद जो एक ये दो इसकी इंपॉर्टेंट एरिया 102 और 105, यहाँ पर प्राइस ने जो है वो सपोर्ट बिल्ड की। यहाँ पर हम देख सकते हैं इसको इंपॉर्टेंस इसलिए दी है कि यहाँ पर भी प्राइस जैसे ही इसके नीचे क्लोज हुई अगले दिन फौरन यहाँ पर इस सेक्शन के अंदर जो वो पॉजिटिव क्लोजिंग आई। उसके बाद यहाँ पर भी जब प्राइस हम देख रहे हैं 7 अप्रैल को जो ड्रॉप हुई क्लोज हुई, लेकिन फौरन उसके नेक्स्ट डे जो है वो रिकवरी आई। सिमिलर केस यहाँ पर हुआ कि 105 के पास जब प्राइस जैसे ही आई तो नेक्स्ट डे रिकवरी आई। ऑल्दो फंडामेंटल्स डिफरेंट थे, बट जो की पॉइंट इससे सिग्निफिकेंस हो जाती है कि 105 रुपए की अहमियत बहुत ज्यादा है। और उसके बाद जो नेक्स्ट जो उसकी सपोर्ट कह सकते हैं वो 109 रुपए 87 पैसे है। और अभी जो प्राइस ने सपोर्ट लिया है रिकवरी के बाद वो तकरीबन 115 रुपए के बाद, तो थोड़ी सी पॉसिबिलिटी है कि तकरीबन यहाँ से पुल बैक थोड़ा सा आए। यहाँ पर अगर मार्केट के अंदर थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आती है तो हमें तकरीबन 111 रुपए से 116 का एरिया हमें नजर आ सकता है। बट जब तक 105 और 102 के ऊपर प्राइस स्टेबल है तो इसका इमीडिएट टारगेट जो है वो यहाँ से रिकवरी करके जो है वो 123 129 का होगा। और जैसे ही 129 का ब्रेकआउट होगा एसएनजीपी के अंदर तो हम इसका इमीडिएट प्राइस देखेंगे प्राइस का 143 की तरफ। सही। और सर तीसरा कौन सा आप कह रहे थे कि इस सेक्टर में? एसएसजीसी। अच्छा, एसएसजीसी की अगर हम बात करें, एसएसजीसी के अंदर भी थोड़ा सा हमें एक गोइंग फॉरवर्ड पुल बैक एक नजर आ सकता है। हमने यहाँ पर देखा कि प्राइस ने स्ट्रॉन्ग रिकवरी आई तकरीबन जो वॉर वाली सिचुएशन के बाद, और ऑब्वियसली तकरीबन 37.76 के बाद जो है वो प्राइस के अंदर थोड़ा सा पुल बैक आया। तो ये पुल बैक भी हो सकता है अराउंड 32 साढ़े 32 रुपए तक आए। और जब तक 30 रुपए के ऊपर स्टेबल है तो ये जो भी पुल बैक होगा यहाँ पर इसको अक्यूमुलेट करना चाहिए। और जो इसका सबसे इम्पोर्टेंट एरिया है वो है तकरीबन 29 रुपए 70 पैसे के दरमियान का, यहाँ पर हम देख सकते हैं। और उसके बाद फिर इन केस अगर फॉर एग्जांपल प्राइस इस 29 रुपए 70 पैसे के नीचे अगर स्टेबल होती है तो फिर पॉसिबिलिटी थोड़ी सी ज्यादा बढ़ जाएगी कि प्राइस तकरीबन 21 साढ़े 21 तक जाए। लेकिन ये है कि फिलहाल इसके फंडामेंटल्स भी स्ट्रांग है, और ओवरऑल ये जो हम देख सकते हैं कि प्राइस पे जिस तरह दोबारा इस रीजन से एक तो यहाँ पर आया था, हमने देखा कि प्राइस तकरीबन 43 तक गई, उसके बाद काफी तेजी से प्रॉफिट टेकिंग आई, फिर ऑब्वियसली फंडामेंटल्स शिफ्ट एक आया जंग की वजह से। तो प्राइस ने जैसे ही इसके नीचे क्लोज किया नीचे जरूर गई, बट जैसे ही वो वॉर वाली सिचुएशन खत्म हुई तो प्राइस जो है वो वापस अपने नॉर्मल लेवल्स की तरफ आ गई। पुल बैक लाजमी है, और साढ़े 32 से साढ़े 29 का एक अच्छा एरिया होगा उसको अक्यूमुलेट करने का। और टारगेट्स यहाँ पर हम देख सकते हैं, जो पहला टारगेट रीजन इसका वो तकरीबन 44 से 46 है। उसके बाद इसका जो रीसेंट टॉप था 49 से 51 रुपए का वो है, और उसके ऊपर अगर स्टेबल हो जाती है प्राइस तो फिर यहाँ से तकरीबन 60 से 65 रुपए की इसकी जगह ओपन हो जाएगी। सही। और सर आज की जो मेरी टॉपिक थी अपने जो है स्टॉक एक मार्केट मैं वाले। इसमें और जी। ऐड करूंगा, हाँ एक हाँ। अगर आप हम या मैं यहाँ पर हाईटेक लुब्रिकेंट को भी इसमें यहाँ पर ऐड करना चाहूंगा। ओके। अच्छा, हाईटेक लुब्रिकेंट के अंदर अगर देखें तो यहाँ पर हमें थोड़ी सी इसमें पोटेंशियल नजर आती है। और काफी अरसे से अगर हम देखें तो यहाँ पर ट्रेंड लाइन के पास बिल्कुल ये अपने ट्रेड कर रहा है। और आज हमने देखा कि यहाँ पर इस रीजन के अंदर कल और आज ये ट्रेंड लाइन टेस्ट हुई है यहाँ पर। और हमें थोड़ा सा इसमें पुल बैक नजर आया, तो हो सकता है अगर इसमें पुल बैक आए और जैसे ही यहाँ पर ये तकरीबन जो इसका 42 रुपए 41 रुपए 90 पैसे करिए ये इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज करेगा तो हम देखेंगे इसके अंदर इमीडिएट शार्प राइज आएगा टुवर्ड्स 46 रुपए से लेके तकरीबन 50 रुपए। और वो फिर फर्दर अपसाइड किसमें होगा, लेकिन इमीडिएट राइज जो इसका 46 से 50 रुपए का होगा। और उसके बाद फिर ये जो टॉप लगा हुआ है यहाँ पर 55 रुपए का, ये इसके टारगेट्स होंगे यहाँ पर। तो ओवरऑल जब तक ये स्टॉक समझे 30 रुपए के ऊपर है तो जो भी इन केस अगर डिप आता है 40 रुपए से नीचे तो इसको अक्यूमुलेट किया जा सकता है बिटवीन 34 रुपए से लेके 38 रुपए के दरमियान। सही।
सही है। सर यहाँ पर मैं जो है, मैंने टॉपिक अपने जो है जितने भी व्यूअर्स हैं उनके लिए मैंने सजेस्ट की थी गरीबाज सीमेंट, तो मैं चाहूंगी कि थोड़ा सा उसको भी आप जो है चार्ट्स पे एक्सप्लेन कर दें ताकि थोड़ा सा और क्लियरिटी हो जाए। जी जी बिल्कुल। आज तो काफी पॉजिटिव डे था इसके लिए। और हम्म। देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो बहुत दिनों के बाद जो है वो उसने एक अपना एरिया ब्रेक किया है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का एरिया था इसका। और ये यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है। और काफी अटेम्प्ट्स हुई थी इसके अंदर। अगर हम इस रीजन को देखें, प्राइस जाती थी ऊपर, क्लोज होती थी, फिर दोबारा प्राइस डिक्लाइन हो जाती थी। आज पिछले 2 दिन पहले जो इस तरह का कन्विंसिंग एक स्ट्रॉन्ग राइज आया। अब यहाँ पर हम देखें तो दो मूविंग एवरेजेस साथ कन्वर्ज हो रही हैं। ये डे के टाइम फ्रेम के ऊपर है, तकरीबन 40 रुपए 77 पैसे। तो ये इसको सपोर्ट प्रोवाइड करता रहेगा गोइंग फॉरवर्ड। तो ओवरऑल ये स्टॉक जब तक 40 रुपए 77 पैसे या के ऊपर है, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली ट्रेंड लाइन के ऊपर है, 40 रुपए पे आ रही है ट्रेंड लाइन। तो इसका जो इमीडिएट टारगेट है वो ये टॉप होगा तकरीबन इसका 49 रुपए 60 पैसे का। और जैसी प्राइस इसके ऊपर स्टेबल होगी तो ये तकरीबन आपको 56 रुपए, और जो रीसेंट टॉप है 59 रुपीज का, उसको जो है वो टारगेट करता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है 49 का एरिया ब्रेक हो और उसके ऊपर ये स्टेबल हो। और 58 59 के ऊपर जो है वो उसका बुलिश और ब्रेकआउट होगा स्ट्रांग। और वो फिर मजीद उसके बारे में हम फिर बात करेंगे जब ये प्राइस इस एरिया को ब्रेक करती है 59 के ऊपर। सही। जी अभी फरहान। फिलहाल अभी जी। अभी फिलहाल इसमें समझिए जब तक ये ओवरऑल 40 रुपीज के ऊपर है, इसको डिप पे एक्यूमुलेट करना चाहिए। हम्म। 49 से 55 का इसका टारगेट एरिया बनेगा। सही डन। जी फरहान साहब, आपके क्वेश्चन हैं, काइंडली जल्दी से अपने सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी जी आ रही है। सर क्या हाल है आपके? आपके क्या नादिया, आपके क्या हाल है? सब खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अलहमदुल्ला। अल्हम्दुलिल्लाह। सर मुझे ये अभी मैं कुछ अरसे पहले ही मैंने शेयर्स बाय करना शुरू किए हैं। मैं खाली ब्लू चिप स्टॉक में ही इन्वेस्ट करता हूँ। तो क्या मुझे मतलब डेली ट्रेडिंग नहीं करनी, डेली बेसिस पे मुझे चार्ट्स नहीं देखने? मैं सॉफ्टवेयर हाउस में जॉब करता हूँ। मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं प्रॉपर जो है ट्रेडिंग करूं बैठ के पूरा दिन। तो क्या आप मुझे गाइड कर सकते हैं कोई ऐसी कंपनीज जो पिछले 5 साल से अच्छा परफॉर्म कर रही हो, जो फ्यूचर भी जिनका थोड़ा बहुत आप लोग एनालिसिस मतलब एनाल वो करते होंगे, रिसर्च करते होंगे। तो कोई ऐसी 3 से 4 कंपनीज बता सकते हैं जिसमें मंथली बेसिस पे मैं कुछ कुछ स्टॉक बाय करता रहूं? देखिए उसके अंदर आप देखें तो सबसे पहले आप ये पीएसओ हो गया। पीएसओ हो जी। गया, लकी सीमेंट हो गया। उसके अलावा आपके पास अगर आप उसमें टेक सेक्टर में जाएं तो क्या कहते हैं, आपका सिस्टम्स लिमिटेड आ जाता है। तो ये कुछ ऐसे हो गए। उसके अलावा आप हेलियन हो गया। और ये सारे जो है इस तरह के स्टॉक्स हैं कि इसके अंदर आप कर सकते हैं। सीमेंट सेक्टर में देखें तो इसके अंदर एफसीसीएल के अंदर गुंजाइश है। और सर बिकॉज जी जी, सॉरी, बोले बोले बोले। एफसीसीएल के अंदर गुंजाइश है। और उसके अलावा अगर आप बात करें तो नेटसोल के अंदर आप देख सकते हैं। नेटसोल के अंदर पोटेंशियल है, क्योंकि देखिए उसमें ये ऐसे स्टॉक्स है कि अगर आप इसके ऊपर रिसर्च करें, इसकी फंडामेंटल्स देखें और जी जी। टेक्निकल्स, ऑब्वियसली आपको रोज देखने की जरूरत नहीं है। आप एक अपना एक बनाए कि उसका रिस्क एसेस करें कि इतने इतने प्राइसेस के ऊपर ही आएंगे, और आपने इन इन शेयर्स के ऊपर इतने इतने अपनी जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट साइज है उसके आपसे उसके हवाले से आपने उसका एक सर्टेन पोर्शन बनाना है। और फिर आपने जी एक सर्टेन, यानी अगर फर्ज करें आपने कोई स्टॉक अगर 150 पे, आपने 150 पे खरीदा, अगर उसकी प्राइस नेक्स्ट लेट्स सी वहां से 20 25% ड्रॉप होती है, फिर आप उसको एवरेज करने के लिए जाएंगे। ये नहीं कि आपने करीब करीब करने शुरू कर दिया, बाय द टाइम अगर प्राइस उसके अंदर सडन ड्रॉप आया तो आपके पास खरीदने के लिए कोई पैसे हो ही ना मौजूद। सर, मैं जो हूँ, भले मैं वो शेयर 200 का खरीदूं और अगले महीने वो 150 का हुआ हुआ हो, मेरा इरादा ही नहीं है कि मैं वो बेचूंगा। मैं 5 10 साल मतलब सोच रहा हूँ कि 5 साल 6 साल तक अपनी इन्वेस्टमेंट जारी रखूं। बिल्कुल। तो फिर तो मैंने जो आप जैसे उसके अलावा हो गया एफएफसी हो गया, और एफएफसी हो गया, आपका एफसीसीएल हो गया, और लकी सीमेंट हो गया। तो ये तो एवरग्रीन स्टॉक्स हैं। और इसके अलावा आप देख सकते हैं जो पीएसओ के अंदर रूम है, पीएसओ के अंदर अच्छी खासी रूम है, तकरीबन 450 480।
गंधारा जी जी। ऑटोमोबाइल्स के अंदर रूम है तकरीबन 550 की, अगर आप थोड़ा सा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं तो ये वो एच स्टॉक्स कार, है। एच कार के हवाले से क्या बोलेंगे, ये एच स्टॉक्स कार इतने भी महंगे? एच कार के अंदर भी है, बट अगर आप कंपैरेटिवली देखें तो गंधारा ऑटोमोबाइल्स की जो उसके अंदर जो फंडामेंटल्स के इंडिकेट कर रहे हैं कि उसमें फर्दर अपसाइड की स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल है। इवन एच कार भी स्ट्रॉन्ग, एक अच्छा स्टॉक है। और ये सारे जी। ऐसे स्टॉक्स हैं कि ये आपको, अगर आप लॉन्ग टर्म के एस्पेक्ट से रख के बैठे हो तो फिर तो आपको बिल्कुल रिलैक्स होना चाहिए, बिकॉज ये आपको कमा के ही देंगे। अच्छा, मैंने अपनी जो रिसर्च 6 महीने में, मुझे दो तीन कंपनियां हैं जिनके बारे में मैं पूछना चाह रहा हूँ। सॉरी, आपका काफी लंबा टाइम ले रहा हूँ। बस मुझे ये लास्ट बता दीजिएगा। अभी मैं मारी, हेलियन और लकी सीमेंट और एवेंसियन में और एंग्रो होल्डिंग में इन्वेस्टेड हूँ। तो ये ठीक है। आपके, आपका क्या कहना है, ये सारी कंपनी लॉन्ग टर्म नहीं, के लिए सारी कैसी हैं? सारी अच्छी, आपकी सारी अच्छी इन्वेस्टमेंट है। सही। ठीक है सर, जजाकल्ला। बस इसी बात, यही मारी का सवाल। ये, मारी का तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा। मारी अगर नीचे भी आती है प्राइसेस गोइंग फॉरवर्ड तो आपने उसको एक्यूमुलेट करना है। मारी तो आपको अराउंड, अगर आप होल्ड करते हैं तो तकरीबन आपको 800, 850, इवन 900 तक के आपको टारगेट दे सकता है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, मेरा इरादा यही है कि ये स्टॉक में मैंने एक परसेंटेज बनाई हुई है कि अगर फर्ज करें मिसाल के तौर पे 10,000 रुपये मैंने पीएसएक्स में इन्वेस्ट करने हैं, तो उसका परसेंटेज बनाया हुआ है कि इतने शेयर इस पे जाएंगे, इतने शेयर इसमें जाएंगे, सारे स्टॉक्स का। तो वो मंथली सही, बेसिस पे मैं उस हिसाब से डालता रहता हूँ। सही, नहीं, सही। बहुत शुक्रिया फरहान साहब जी। किसी और का कोई सवाल है? चले, यहीं पर हम जो है सेगमेंट को एंड करते हैं। और बहुत शुक्रिया सर मोहसिन आपका। और यहाँ पर नाज़रीन, मैं आप लोगों से इजाज़त लूंगी सेगमेंट से। देखते रहिए PSX खबरनामा विद नादिया अनवर। अल्लाह हाफिज।